नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम, राधे राधे सभी को। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है संडे, और संडे को हमारा जो पता है कि मिक्स प्रैक्टिस हट जाता है। तो आज हम लोग जो है मिक्स क्वेश्चनों को देखेंगे और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का हम प्रयास करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, सभी लोग पेन एंड पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि मिक्स क्वेश्चनों की श्रृंखला को करने के लिए आप लोगों को पता है कि पेन एंड पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनमें आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप कंप्लीट पैकेज के साथ में बैठेंगे और देखेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। क्योंकि आप जो सेशन ज्वाइन कर रहे हो, वीडियो री एग्जाम को लेकर ज्वाइन कर रहे हो, और वीडियो री एग्जाम की रीजनिंग आपको पता है कि कितनी धांसू रीजनिंग आती है, और उसी के आधार पर आपको एक एक करके आगे बढ़ना है। तो 40-50 क्वेश्चनों में से आपको जो है ये मानकर चलना है कि 45 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा वीडियो एग्जाम के लिए। अगर आप 45 प्लस आप जो है पहुंच पाते हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्शन ले लोगे। यही आपका काम हिंदी के साथ भी होना चाहिए। हिंदी में भी आपका जो है 45 प्लस समथिंग होना चाहिए। मतलब दोनों में मिलाकर अगर 50 में आपके 85 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तब भी आपका स्कोर बढ़िया माना जाएगा। और उधर जीएस में आप जितना ले पाओगे वही आपका सिलेक्शन का आधार बनेगा। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और देखते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट 9 मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, और 10वां मॉक टेस्ट आप सबके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि वीडियो एग्जाम के बारे में जो डिटेल है, जो स्टडी 91 में चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की है, उनमें से आप देख सकते हैं कि कंप्लीट बैच है, और मात्र 999 मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, और साथ में बेस्ट बुक के साथ में भी यहाँ पर चीजें आपको अवेलेबल कराई गई हैं। चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा। उसने कहा है कि नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या, नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आयत की संख्या बताना है, कितने आयत बनेंगे। तो 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 5 बनेंगे या फिर 7 बनेंगे। तो तेजी के साथ में आंसर दीजिएगा, बहुत स्लो नहीं लेकर चलना है, क्योंकि जितना आप स्लो लेकर चलोगे उतना ही तकलीफ होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या, तो आयतों की संख्या दोस्तों बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बने हैं इसमें तो त्रिभुज है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7 हैं। अब देखिए आपका आंसर क्या आएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो एक आयत यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा, और एक आयत यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा। 2 तो ये हो गए, और एक ही बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो कितने हो गए? 3। और 3 कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो पहले का जो आंसर होगा वो सेकंड आएगा। और ये ऊपर जो है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आयत नहीं, ट्रायंगल बन रहे, नीचे भी ट्रायंगल बन रहे, और किसी भी आकृति को देखेंगे तो वहां से आयत का निर्माण नहीं होता। और आयत की डिफिनीशन आप जानते हैं, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों वो क्या कहलाता है? आयत, रेक्टेंगल कहलाता है। और जितने भी स्क्वायर हैं, जितने भी वर्ग हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आयत। ठीक है, सारे के सारे वर्ग क्या होते हैं? आयत, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर दोस्तों चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी? समान होंगी। ये आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा? सेकंड वाले में जाएगा। एक की बात चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे। करा कि किसी पासे की 4 नीचे स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि पासे की ऊपर की संख्या 2 है तो पासे की निचली सतह पर कुल मिलाकर आपसे 2 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 2 का विपरीत सतह क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर? 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। दोस्तों 2 का अपोजिट पूछा है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 3 और 4 कॉमन है। तो यहां पर हम लगा देंगे 2 फेस कॉमन, 2 सतह, जिसका जो 2 फेस कॉमन का जो नियम होता है जिसमें 2 सतह समान होती है। तो 3 4 2 सतह समान है। और 2 सतह का नियम ये कहता है कि जो सरफेस आपस में कॉमन नहीं होती हैं वो एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। तो 6 का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर? 5। 6 का अपोजिट क्या होगा? 5। एक हमने ये देखा। अब इसके बाद और आगे बढ़े तो 5 और 4 इसमें है, 5 और 4 इसमें है। अगर 5 और 4 कॉमन है तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। अब क्या नहीं दिख रहा? 2 और 4, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, तो 2 का अपोजिट 4 होगा। और हमसे पूछा है 2 के विपरीत सतह पर, तो 2 के विपरीत सतह 4 आएगा। और 4 कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिन बच्चों ने 2 का 4 बताया होगा उन बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, कॉन्सेप्ट पता है। और मैंने आपको बताया था क्लास में जब मैंने डाइस पढ़ाया था कि डाइस में जितने भी संख्या ज़्यादा होती है, अगर डाइस की संख्या जितना भी ज़्यादा होती है प्रश्न उतना ही आसान होता है। बस आपको देख के नहीं घबराना है कि सर इतना बड़ा डाइस आ गया तो कैसे करेंगे। बस आपको रूल्स पते होने चाहिए, 1 फेस 2 फेस नो फेस का। अगर इतना आप जानते हो तो डाइस के प्रश्नों को आसानी से आप लोग जो है सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो 2 के बाद चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सोनम और शीतल एक ही ऑफिस से निकलकर
अपने अपने घरों की ओर चलती हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि सोनम और शीतल एक ही ऑफिस से निकलकर अपने अपने घरे की ओर चलती हैं। सोनम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है और अपने घर पहुंच जाती है। शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है और इसी प्रकार से अपने जाती है और अपने घर तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो उनके घरों के मध्य की न्यूनतम दूरी आपको बताना है। बताइए, डायग्राम को बनाइए और कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। लैंग्वेज जरूर बड़ी है लेकिन प्रश्न आसान है। बनाना शुरू करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। प्रश्न ने कहा है कि सोनम और शीतल एक ही ऑफिस से, मतलब दोनों का उसने बोला है। आपको अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो दोनों का ऑफिस क्या है, समान है। उसने ऐसा बोला है। तो मान लो ये दोनों का, ये जो पॉइंट मैंने रखा, ये दोनों का क्या है, ऑफिस है। अपने अपने घर की ओर चलती है। सोनम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है। तो मान लीजिए सोनम जो है यहां से 12 किलोमीटर चलती है उत्तर की ओर, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, फिर यहां से क्या करती है, दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। क्लियर है, 5 किलोमीटर चलती है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि और चलती है और अपने घर पहुंच जाती है। तो ये जो यहां पर होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये सोनम का क्या होगा, होम, घर होगा। फिर इसके बाद बोलती है शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो शीतल मान लीजिए यहां से 12 किलोमीटर क्या करती है, दक्षिण की ओर जाती है। तो शीतल हो गई जो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, लेकिन बाईं ओर मुड़ जाती है और अपने घर तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यहां से वो क्या करती है, बाईं ओर। दोस्तों बाईं ओर मुड़ेगी तो इस साइड जाएगी और कितनी दूरी तय करती है, 15 किलोमीटर की। कितना, 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कहां पहुंच जाती है, शीतल अपने घर पहुंच जाती है। ये आपको ध्यान देना है। तो कह रहा है कि उनके घरों के मध्य की न्यूनतम दूरी, तो ये 5 है और ये कितना है, 15। तो यहां से आपको ये वाली न्यूनतम दूरी बतानी है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें, अगर ये पूरा यहां से यहां तक ये अगर 12 है और ये 12 है, तो 12 और 12 मिलाकर ये टोटल ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। टोटल ये कितना होगा, 24। अगर ये 24 है तो ये यहां तक क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपकी जो लाइन होगी पूरी 24 होगी। अगर ये 5 है तो यहाँ इतना 5 बचेगा और नीचे कितना हो जाएगा, ये वाला 10। तो ये 24 और ये 10। तो आपको ये वाली दूरी निकालना है। तो इसको x मान लो। हमने त्रिभुज का क्या किया, निर्माण कर लिया। तो यहां पर दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस इसके बाद कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। ठीक है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है और प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 576 और से 676 हो जाएगा। और हमें पता है कि 676 एक्स स्क्वायर बराबर 676। तो एक्स किसका, 676 होता है 26 का, और 26 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी होगी। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। तीसरे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। और अगर आपने तीसरे का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। 26 किलोमीटर आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 26 किलोमीटर। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने कहा था कि आप प्रश्न को देख के मत घबराइए, बस इसको बनाना शुरू करिए। बनाना शुरू करेंगे, अगर सही डायरेक्शन में आपने चला है तो आपका आंसर निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरे का दोस्तों आएगा तीसरा वाला। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिर से उसी प्रकार का एक प्रश्न, बताएं इसका आंसर क्या आएगा। प्रश्न को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसका आंसर निकालिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। करा कि सुमन अपने घर से निकली, बाएं मुड़ी और उत्तर की ओर 30 मीटर चले। ध्यान से देखिएगा, सुमन क्या करती है, अपने घर से निकलती है, बाएं मुड़ती है और उत्तर की ओर क्या बोलती है, 300 मीटर चलती है। इसी प्रकार से आप लोगों को जो है बनाते चलना है। तो चलो देखते हैं। सुमन अपने घर से निकलती है, तो आप लोग प्रयास करें। यहां पर मैं बनाने का प्रयास करता हूं क्योंकि प्रश्न लंबा है, तो एक एक करके आप लोग भी बनाते चलें। सुमन अपने घर से निकली और यहां से क्या करती, मान लो सुमन अपने घर से निकलती, हमें नहीं पता। अब यहां से वो क्या करती है, ये सुमन का होम था और यहां से निकलती है और यहां से चलने के बाद वो क्या करती है, बाएं मुड़ती है। कितना बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 300 मीटर। कितना चलती है, 300 मीटर चली और महात्मा गांधी जंक्शन पहुंच गई। मतलब ये जो अस्पताल है ये महात्मा गांधी क्या है, जंक्शन है। महात्मा गांधी जंक्शन शॉर्टकट में मैंने यहां पर लिख दिया। महात्मा गांधी जंक्शन पहुंच गई। इसके बाद वहां से वह दाईं ओर मुड़ी और एक बीमार मित्र से मिलने के लिए 500 मीटर चलकर अस्पताल पहुंची। अब यहां से वो क्या करती है, दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 500 मीटर। 500 मीटर चलती है और ये कहां पहुंचती है, हॉस्पिटल। अपने बीमार मित्र से मिलने के लिए वो क्या करती है, 500 मीटर चलकर अस्पताल पहुंचती है। तो अस्पताल पहुंच गई। उसके बाद वह दाएं मुड़कर एक सुपरमार्केट गई। अब यहां से दाएं मुड़कर एक सुपरमार्केट गई और सुपरमार्केट से खरीदारी करने के बाद वह सीधे चलकर अपने घर गई।
अब मान लो कि यहां से वो क्या करती है, दाएं मुड़ती है। अब यहां से क्या करती है, दाएं मुड़ती है, और यहां से मान लो सुपरमार्केट जाती है। इसका डिस्टेंस तो नहीं दिया, अब आगे डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आगे देखते हैं। तो यहां से वो क्या करती है, सुपरमार्केट जाती है, सुपरमार्केट। उसके बाद वह दाएं मुड़कर एक सुपरमार्केट गई। सुपरमार्केट से खरीदारी करने के बाद वह सीधे चलकर अपने घर की तरफ गई। तो महात्मा गांधी जंक्शन और अस्पताल तक की किस दिशा में? तो महात्मा गांधी जंक्शन ये है, तो यहां से अब सीधे चलकर अपने घर की ओर जाएगी, इस साइड आएगी। तो लेकिन हमको ये पॉइंट नहीं मैटर करता। पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी जंक्शन से अगर उसको अस्पताल जाना है, तो महात्मा गांधी जंक्शन से अगर उसको अस्पताल जाना है, तो कह रहा है महात्मा गांधी जंक्शन अस्पताल तक सड़क किस दिशा में जाती है। तो आपको बताना है कि ये जो दिशा है, ये दिशा किधर जाएगी, आपको बताना है। महात्मा गांधी जंक्शन अस्पताल तक की सड़क किस दिशा में जाती है, आपको बताना है। तो महात्मा गांधी जंक्शन अस्पताल तक की सड़क किस दिशा में जाती है, ये आपको बताना है। बताइए। तो दोस्तों अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो महात्मा गांधी जंक्शन अस्पताल तक की सड़क किस दिशा में जाती है। तो महात्मा गांधी जंक्शन जो है और अस्पताल से जो सड़क जाती है वो किधर जाती है, आप ध्यान सकते हैं। तो यहां से ये जाएगी किधर, तो यहां से दोस्तों पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर जाएगी। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाएगी। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो पश्चिम से पूर्व कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। किधर जाएगा? अब महात्मा गांधी जंक्शन अस्पताल तक की सड़क किस दिशा में जाती है। तो महात्मा गांधी जंक्शन अस्पताल तक की सड़क पश्चिम से पूर्व दिशा में जाएगी, और पश्चिम से पूर्व दिशा जो होगी वो किस में होगी, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 4 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान सकते हैं कि महात्मा गांधी जंक्शन से अस्पताल तक की सड़क पहले पश्चिम दिशा, फिर इधर से इधर आएंगी तो पूर्व दिशा। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो होगा चौथा वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर, उसने क्या बोला है कि 3 के अपोजिट सरफेस पर बताना है कि कौन सा होगा। तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो मैंने कहा था कि 4 पासे, तो देखो 3 ये है, तो 1 और 6 कहीं आया है, नहीं आया। तो चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर ध्यान से देखिए तो 6 और 3, तो 6 और 3 इसमें आया है। अगर 6 और 3 इसमें आया है तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 2। 1 का अपोजिट क्या होगा, 2। पहले और चौथे डाइस से हमने निकाल लिया। इसके बाद और ध्यान से देखें तो उसने कहा कि इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो यहां पर एक अंक देखो मिस कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर जब एक अंक मिस कर दिया गया है तो फिर किया क्या जाएगा, 2 5 4। तो एक काम करते हैं, 1 फेस कॉमन का नियम लगा लेते हैं इन दोनों पासों से, ठीक है। इन दोनों पासों को दूसरे और चौथे को देखो, इसमें 2 5 4 है, इसमें 2 6 3 है। तो 2 और 2 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ 2 से क्लॉकवाइज घूम जाइए, 1 फेस कॉमन का नियम लगा दीजिए। यहाँ 2 से क्लॉकवाइज घूम जाइए, 1 फेस कॉमन का नियम लगा दीजिए। तो घूमेंगे तो पहले 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। और वैसे भी हमने 2 का अपोजिट यहाँ पर 1 ही निकाल, जब 6 3 कॉमन थे तो 2 का अपोजिट 1 का अपोजिट 2 ही था। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पर, तो 3 के विपरीत फलक पर 4 आ रहा है, और 4 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 5वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा। अगर 5वें का आंसर आपका तीसरे में जा रहा है तो आपका प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और देख सकते हैं कि 5 का अगर आपने आंसर जो है 3 आंसर किया है तो आपका प्रश्न निश्चित रूप से क्या करेगा, सही हो जाएगा। और बढ़ेंगे 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6, करा कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। चलिए बताइए, उस विकल्प को बताइए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि यहां पर करना क्या है। जिससे यहां पर 1 2 3 4 5 बिंदु हैं, और यहां पर देखा जाए तो 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर और 5 कोर। तो कोरों की संख्या और बिंदुओं की संख्या क्या है, समान है। इसमें देखा जाए इसमें कितने कोर हैं, इसमें देखा जाए तो 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, 6 कोर। तो 2 और 2 4 2 6, ये भी समान है।
इसमें देखा जाए तो 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, तो 4 कोण 4 बिंदु ये भी समान है। इसमें 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, तो 2 और 2 4 बिंदुओं की संख्या कितनी है? 5, तो ये क्या हो जाएगा? अलग। तो छठवें का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। तो क्या समझे आप लोग? इसमें जो कोणों की संख्या है, जो कोणों की संख्या है, वो जितने कोने हैं उतने यहाँ बिंदु रखे गए हैं। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, इधर से भी वही हाल है, 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 चौथा है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, लेकिन यहाँ पर 6 कोने, लेकिन बिंदुओं की संख्या कितनी? 5, तो अन्य से भिन्न होगा। उसने पूछा क्या था कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से क्या है? भिन्न है। तो जो भिन्न होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? सेकेंड में जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। कह रहा कि नीलिमा अपने घर से चलकर के उत्तर की ओर एक मंदिर में जाती है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर सीधे बराबर दूरी पर चलती है और बाजार से कुछ खरीदारी करती है। वह फिर से बाएं मुड़कर चलती है, पुस्तकालय पहुंचने के लिए उतनी ही दूरी तय करती है। इसी प्रकार से आप इसको पढ़ लीजिए और बनाइए। बताओ भैया क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर? उसका जो आकार होगा चलने का, उसने पूछा है कि उसके रास्ते को किस आकार के बनने की संभावना है। गोलाकार बनेगा, समकोण बनेगा, त्रिभुजाकार बनेगा या फिर अंडाकार बनेगा। इसको आप ध्यान से देखें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलने का प्रारूप तैयार करें। अब चलते जाएं, डायग्राम बनाएं, और जब डायग्राम बन जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रारूप है चलने का वो किस आकार का बनता है। करा कि नीलिमा अपने घर से चलकर उत्तर की ओर मंदिर में जाती है। तो मान लो यहां पर अगर बनाने का प्रयास करें तो नीलिमा जो है अपने घर से यहां से उत्तर की ओर जाती है मंदिर में, ठीक है, यहां से उत्तर की ओर मंदिर में जाती है, तो ये उसका होम है, ठीक है, और ये क्या है? टेम्पल। टेम्पल मतलब मंदिर में जाती है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर सीधे चलती है। तो हम एक काम करें, थोड़ा सा इधर से बनाएंगे तभी डायग्राम बन पाएगा। तो यहां से नीलिमा अपने घर से जाती है उत्तर की ओर, ये उसका होम है और ये टेम्पल है मंदिर में। फिर क्या बोलती है? उसके बाद वह बाएं मुड़कर सीधे बराबर दूरी तय करती है, मतलब दूरी यहां पर इनकी समान है, ठीक है, यहां से बराबर दूरी तय करती है। बाएं मुड़कर सीधे दूरी पर चलती है और बाजार से कुछ खरीदारी करती है। तो यहां पर जो आती है तो ये कहां पहुंचती है? मार्केट में। बाजार से कुछ खरीदारी करती है, ठीक है। फिर से वह बाएं मुड़कर पुस्तकालय पहुंचने के लिए उतनी ही दूरी तय करती है। फिर यहां से वो क्या करती है? बाएं मुड़ती है और पुस्तकालय पहुंचने के लिए उतनी ही दूरी तय करती है, ठीक है। दूरी सबकी समान है, जितनी दूरी उसने घर से मंदिर जाने के लिए की थी। वह फिर से बाएं मुड़ती है और अपने घर तक पहुंचने के लिए उसके रास्ते को, अब यहां से फिर से वो बाएं मुड़ेगी और अपने घर तक पहुंचेगी। तो कह रहा है कि कह रहा है तो अपने घर पहुंच गई फाइनली, यहां से घूम घाम के पूरा सब कुछ करने के बाद। तो कह रहा है कि बाएं मुड़ती अपने घर तक पहुंचने तक चलती है। उसके रास्ते को किस आकार के बनने की संभावना है? तो उसका रास्ता जो आपका बन रहा है एक ऐसा बन रहा है समकोण, क्योंकि यहां पर भी समकोण है, यहां पर भी समकोण है, यहां पर भी समकोण है। यहाँ गोलाकार कह नहीं सकते, त्रिभुजाकार कह नहीं सकते, अंडाकार कह नहीं सकते, तो बचा क्या? समकोण। ऑप्शन से भी आप हिट करा सकते थे, अगर आपको इस डायग्राम का मतलब नहीं पता तो आप ऑप्शन से भी हिट करा सकते। गोलाकार ऐसा कुछ है नहीं, त्रिभुजाकार यहाँ पर त्रिभुजाकार कुछ ऐसा है नहीं, अंडाकार यहाँ पर अंडाकार कुछ ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब है बचा क्या? समकोण। और वैसे भी यहाँ पर समकोण जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 7वें का सेकंड वाला किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा? सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, पहले पढ़िए कि इसने पूछा क्या है। उसने कहा कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं। तय करें कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों वक्तव्य पढ़ें और उत्तर दें। कहा कि सूर्य की जन्म तिथि क्या है? उसने सूर्य की जन्म तिथि पूछा है। सूर्य के पिता की याददाश्त के अनुसार सूर्य का जन्मदिन 16 के बाद लेकिन 25 से पहले। अब एक बात बताओ, पहले आप ये देखो क्या पहला वाला अकेले ये बताने के लिए पर्याप्त है कि सूरज की जन्म तिथि क्या है? अगर ये पर्याप्त है तो ये आंसर होगा। फिर दूसरा देख लो, दूसरा क्या अकेले पर्याप्त है? अगर दोनों अकेले पर्याप्त है तो ठीक है, नहीं पर्याप्त दोनों को एक बार मिला के चेक कर लेंगे। इस प्रकार से आपको प्रारूप अपनाना होता है। उसने कहा कि सूर्य के पिता को की याददाश्त के अनुसार सूर्य का जन्मदिन 16 के बाद और 25 से पहले। तो 16 के बाद इसका मतलब 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, 22 को, 23 को और 24 को। 16 के बाद और 25 से पहले, मतलब 16 के बाद और 25 से पहले, ना ही 16 को और ना ही 25 को। ठीक है, अब बताओ, अब यहां से उसने कहा कि सूर्य की जन्मतिथि क्या है? तो सूर्य की जन्मतिथि इन डेटों में से कोई एक है। तो यहां से क्लियर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त है, तो जो पहली इंफॉर्मेशन है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। अब दूसरा,
सूर्य की मां की याददाश्त के अनुसार उसका जन्मदिन 22 के बाद और 26 से पहले। तो उसकी मां के अनुसार उसका जन्मदिन जो है 22 के बाद, 23 को, 24 को और 25 को, और उसने क्या बोला है 26 से पहले। अब 26 से पहले तो 23 को हो गया, तो 24 को हो गया, तो फिर क्या होगा 25 को होगा। अब यहां पर बताओ कि कह रहा है कि सूर्य की जन्म तिथि क्या है, तो हमें इतना पता है कि सूर्य की जन्म तिथि 24 को, 23 को है, तो 24 को, तो 25 को होगी, लेकिन कंफर्म यहां पर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आपका जो है अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। उसने क्या बोला कि केवल कथन फर्स्ट का तथ्य ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्या यह पर्याप्त था? नहीं था। फिर आगे बोला कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों के तथ्य मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल कथन सेकंड का तथ्य ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो सेकंड वाला भी पर्याप्त नहीं, ये भी गलत हुआ। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि कह रहा है कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है, ये आपको बताना है। अब देखो चलो, तो पहला दूसरा तो पर्याप्त नहीं है। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर मिला देंगे दोनों को, उसने बोला ना कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों तथ्य मिलाकर, तो अब देखो इसको मिलाकर, अगर इसको मिलाएंगे तो उसके पिताजी के अकॉर्डिंग उसका जन्मदिन इन डेटों में हुआ था और मां के अकॉर्डिंग 23-24 को हुआ था, 23-24-25 को। तो अगर मां के अकॉर्डिंग ये तो 23 को या तो 24 को या तो फिर किसको 25 को हुआ था, मतलब दोनों की डेट कहां कॉमन है, तो 23 और 24 कॉमन है। तो एक बात कंफर्म है कि सूर्य की जो जन्मतिथि थी या तो 23 तारीख थी तो 24 तारीख, है ना, क्योंकि दोनों की जहां सोच मैनेज करती जो डेट कॉमन होती वही। लेकिन यहां से भी कंफर्म नहीं है कि 23 को है तो 24 को, मतलब अगर दोनों को भी मिला दें तब भी ये उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। उसने कहा कि फर्स्ट और कथन सेकंड को मिला दिया जाए, तो मिलाने पर भी काम नहीं बन रहा। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड के तथ्य मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, क्योंकि यहां से आप लोगों ने देखा होगा कि इन दोनों को मिला भी दे रहे हैं तब भी उसकी परफेक्ट जो डेट है जन्मतिथि की वो हमें पता नहीं चल पा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? 4 में जाएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। इसको बताइए, कह कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा तर्क मजबूत है? क्या भर्ती प्रक्रिया में मनोमितीय परीक्षण करना अनिवार्य है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताओ भाई, कह रहा है कि क्या भर्ती प्रक्रिया में मनोमिति परीक्षण करना अनिवार्य है? कह रहा कि हाँ, हमें इस काम के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना है जो दबाव की स्थिति में भी स्पष्ट निर्णय ले सके। बिल्कुल, मनोमिति परीक्षण हम कर सकते हैं। मनोमिति का मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जो आपका मन का जो आपका होता है उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा कि क्या भर्ती प्रक्रिया में मनोमिति परीक्षण करना अनिवार्य है? तो कह रहा कि हाँ, हमें इस काम के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना है जो दबाव की स्थिति को स्पष्ट निर्णय ले सके। तो मनोमिति का मतलब यही होता है कि आपकी जो मानसिक जो स्थिति है, जो मानसिक जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपका जो डिसीजन लेने की क्षमता है, जो आपका मानसिक स्थिति हो किस रूप में है, आप अच्छा डिसीजन ले पाते हो कि नहीं ले पाते हो। तो यहां से उसने बोला है कि क्या भर्ती प्रक्रिया में मनोमिति परीक्षण करना अनिवार्य है? तो उसने कहा कि हाँ, हमें इस काम के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना है जो दबाव की स्थिति में निर्णय ले सके। अगर ऐसी कंडीशन है तो बिल्कुल यहाँ पर आपके जो है माइंड को चेकअप किया भी जाता है इंटरव्यू में। दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये अधिकतर उम्मीदवारों को अलग कर देगा और बेरोजगारी बनी रहेगी। भैया फिर ऐसे उम्मीदवारों को कंपनियां लेकर ही क्या करेंगी जो डिसीजन लेने में समर्थ नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना, किसी कार्य को कैसे करना है, तो फिर कंपनी ऐसे लोगों को क्या करेगी भरकर। तो ये भी बात क्या है, उम्मीदवारों को बेरोजगार बना देगी। भाई कोई भी चीज होगा तो बेरोजगार जो है उन्हीं कंपनियां उन्हीं का रोजगार देती है जिनका मनोपरीक्षण अच्छा होता है, मनोविज्ञानी अच्छी होती है, सोचने पावर की क्षमता, वर्क होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ी ना ले लेगी। तो ऐसे बेरोजगारी बढ़े तो बढ़े, है ना, योग्य लोगों को ही सब लोग उठाना चाहते हैं। तो इसका मतलब पहला सही होगा और दूसरा गलत। तो केवल तर्क क्या हो जाएगा? फर्स्ट मजबूत होगा। तो 9 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा? तीसरे वाले में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 9 का तीसरा वाला किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग इसको जो है, जो कथन और जो तर्क था उसको आप लोग यहां से पकड़ पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि पूर्वानुमान से रिलेटेड है। क्या भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल है? भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल है, आपको बताना है। अपना पूर्वानुमान लगाइए और बताइए। पिछले कुछ वर्षों में नौकरशाही के कार्य निष्पादन गुणवत्ता में गिरावट आई है। भारतीय लोक सेवकों को विश्व का बेहतरीन काम टालने वाला माना जाता है। बताइए इनमें से कौन सी बात सत्य होगी?
बताओ भैया। कह रहा है भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल हैं। भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल हैं। जो भारतीय नौकरशाह हैं, मतलब जो भारतीय वर्कर्स हैं जो नौकरी कर रहे हैं, वो कह रहा है कि दुनिया में सबसे कम कुशल है। क्या आप इस बात से सहमत हो? तो कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में नौकरशाही कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। अब गिरावट आई है कि नहीं आई है, इसकी कोई गारंटी हमें नहीं दी गई है। भारतीय लोक सेवकों को विश्व का बेहतरीन काम टालने वाला माना जाता है। उसने यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि भारतीय जो लोक सेवक हैं, जो अधिकारी हैं, लोक सेवक अधिकारी, वो कह रहा है काम टालने वालों में विश्व का नंबर 1 माना जाता है। क्या ऐसा कुछ होता है क्या? तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी अंतर्निहित नहीं है। तो 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? 4 में। अगर 10 का 4 आप लोगों ने किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। करा के निम्न में से 4 निष्कर्षों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के पहले 4 दिए गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कि कौन से निष्कर्षों को तार्किक और वक्तव्य का अनुसरण किया जा सकता है। ये आपके 4 स्टेटमेंट हैं और 4 निष्कर्ष हैं। इसको बनाएं और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। कोशिश करिए, क्वेश्चन आसान है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलो बताओ भैया। कह रहा कि सारे छात्र इंजीनियर हैं। तो जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उसने बोला है कि सारे छात्र इंजीनियर हैं। तो सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो क्या है? इंजीनियर हैं। तो कुछ यहां पर मैं बनाने का प्रयास करता हूं। फिर बोला कि कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों यहां पर जो कुछ इंजीनियर हैं वो वैज्ञानिक है, मतलब क्या है? साइंटिस्ट हैं। और कुछ वैज्ञानिक विवाहित हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो क्या है? मैरिड हैं, जो क्या है? विवाहित हैं। फिर बोला कि कोई विवाहित विधुर नहीं है। तो जितने भी विवाहित हैं वो कोई भी क्या है? विधुर नहीं है। तो विधुर को हम यहां से क्या करेंगे? दूर रखेंगे। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। करा कि कुछ छात्र वैज्ञानिक हैं। तो कुछ स्टूडेंट क्या है? वैज्ञानिक हैं। इस बात की कोई गारंटी यहां पर नहीं जाएगी। कुछ इंजीनियर विवाहित हैं। तो इंजीनियर कहाँ? ये है विवाहित का, इससे कोई रिलेशन नहीं, ये भी गलत होगा। कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है, ये आपको बताना है। और फिर कह रहा है कि कोई विवाहित विधुर नहीं है। तो कोई विवाहित विधुर नहीं है, ये तो बात उसने बता ही दिया है। तो ये बात आपकी सही होगी। और कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है, फिर उसने बोला है कि कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जो वैज्ञानिक का कुछ पार्ट ये वाला है, ये जो मेरिट के साथ है वो कभी भी विधुर नहीं बनेगा। तो ये वाली भी बात सही है। तो तीसरा और चौथा अनुसरण करेगा। तो 11 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 11 का फर्स्ट वाला आंसर दिया है उन बच्चों का ये प्रश्न क्या करेगा? सही होगा। ध्यान से देखिए, 11 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाले में जाएगा। ठीक, 11 का फर्स्ट वाला। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को बढ़िया से कर लिया होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। करा के नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं। तय करें कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है। ये आपका कथन है। अब कह रहा है कि पी, क्यू, आर, एस और टी में कौन तीसरा सबसे बड़ा है। कह रहा है कि अब यहां पर आपको बताना है कि कौन तीसरा सबसे बड़ा है। उसने सबसे बड़ा नहीं पूछा, उसने कहा कि कौन तीसरा सबसे बड़ा है। यह बताने के लिए आप यहां से ध्यान से देखेंगे। तो कह रहा है कि टी पी से बड़ा है। प्रश्न बोल रहा है कि टी पी से बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा समय दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि पी, क्यू, आर, एस और टी में कौन तीसरा सबसे बड़ा है। तो पहले देखते हैं टी पी से बड़ा है। प्रश्न ने कहा कि जो टी है वो पी से क्या है? बड़ा है। टी पी से बड़ा है। जो बी से बड़ा है, तो बी से बड़ा कौन है? पी। तो अब देखो यहां पर प्रश्न ने कहा कि टी पी से बड़ा है, तो टी पी से बड़ा है। जो बी से बड़ा है, तो बी से बड़ा कौन है? पी। तो यहां पर बी से बड़ा कौन है? पी। तो वी से बड़ा कौन है? पी। तो ये बनेगा इस प्रकार से। तो प्रश्न ने कहा कि पी, क्यू, आर, एस, टी 2 2 4 1 5 लोग हैं। तो टी पी से बड़ा है। जो वी से बड़ा है, तो वी से बड़ा कौन है? पी। अब यहां पर कह रहा है कि प्रश्न का जवाब दोनों कथन पढ़े।
तो कौन तीसरा सबसे बड़ा है? तो यहां पर अभी 1 2 3 लोगों की ही बात कर रहा है, तो सिर्फ ये अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहां पर उसने बोला केवल कथन फर्स्ट तथ्य प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो चौथा आंसर तो गलत है। इसके बाद सेकंड को देख लेते हैं, P Q से बड़ा है। तो यहां पर प्रश्न ने कहा कि जो P है वो Q से क्या है, बड़ा है, और R केवल S से बड़ा है। तो जो R है वो केवल किससे बड़ा है? S से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो R है वो केवल किससे बड़ा है? S से बड़ा है। तो इसका मतलब सबसे छोटा S होगा। अब हमको ये ध्यान से देखना है, अब यहां पर अगर बात करें किसकी, अगर हम बात करें Q की, तो अभी P Q R S T, तो T का अभी हमें यहां प्लेस निर्धारित नहीं कि T कहां पर आएगा। T यहां भी आ सकता है, टी यहां भी आ सकता है, तो 2 प्लेस होंगे टी के। उसने पूछा है कि तीसरा सबसे बड़ा, तो तीसरा सबसे बड़ा भी यहां से निर्धारित नहीं कर सकते, तो ये भी अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहां पर उसने बोला है केवल कथन सेकंड तथ्य का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो अकेले ना ये पर्याप्त है, अकेले ना ये पर्याप्त है। और जब दोनों अकेले अकेले पर्याप्त नहीं, तो दोनों को क्या करेंगे, मिला के चेक करेंगे। अब देखेंगे इसमें से कौन सा आएगा। अब इस डायग्राम को यहां पर बनाने का प्रयास करेंगे, इसी डायग्राम को हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को यहां बनाने का प्रयास करेंगे। उसने कहा कि पी क्यू से बड़ा है, तो पी क्यू से बड़ा है, आर केवल एस से बड़ा है, तो जो आर है वो केवल किससे बड़ा है? एस से बड़ा है, तो आर केवल एस से बड़ा है। और प्रश्न ने कहा कि पी क्यू से बड़ा है, तो भाई पी क्यू से तो बड़ा है, लेकिन हम क्यू को कहां बैठा ले, क्यू को यहां बैठा ले कि क्यू को यहां बैठा ले? क्यू यहां भी आ सकता है, क्यू यहां। उसने तीसरा बोला है, तो 1 2 3 ऐसे देखें तो बी भी हो सकता है, ऐसे देखें तो क्यू भी हो सकता है। तो तीसरा सबसे बड़ा अभी भी हम नहीं बता पाएंगे। तो जब पहले दूसरे को मिला दे, तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों तथ्य मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां से आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर सेकंड जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों के तथ्य मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहां से भी हमको मिलाने पर भी आंसर नहीं मिल रहा। तो 12 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाले में जाएगा। 12 के बाद चलेंगे 13 में, करा कि उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से अलग है, इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली। बताइए इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली में से क्या अलग होगा, ये आपको यहां से निकाल कर बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखा जाए तो फ्रांस की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, इटली की बात करें, तो तीनों के तीनों जो देश हैं ये आपको सबको पता होना चाहिए कि यूरोपीय देश का पार्ट है। किसका? यूरोप महाद्वीप का पार्ट है, यूरोपीय देश का पार्ट होते हैं। लेकिन आपको पता है कि इंडोनेशिया ये एशिया महाद्वीप का पार्ट है। किसका पार्ट है? एशिया महाद्वीप का पार्ट है। तो इसका जो आंसर होगा इंडोनेशिया, पहला वाला आंसर आएगा। क्या आएगा? पहला वाला। ठीक है, कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि इंडोनेशिया जो आपका है वो एशिया महाद्वीप का पार्ट है, और बाकी फ्रांस, जर्मनी और इटली ये यूरोप के देश हैं, इसलिए यहां पर ये 3 समानता रखेंगे और ये इन सबसे अलग होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1 1 8 216 और यहां पर क्वेश्चन मार्क, तो यहां पर क्यूब है ना। तो चलो इसको बनाने का प्रयास करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो देखिए यहां पर 1 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है, फिर 216 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें, यहां पर अगर 1 का हम क्यूब कर दें तो यहां पर 1 मिलेगा, 1 का क्यूब कर दें 1 मिलेगा, और इसमें 1 का गुणा कर दें तो 1 मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद यहां पर ध्यान से देखा जाए, इसके बाद यहां पर ध्यान से देखें, इसका 2 का क्यूब कर दें 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 का क्यूब कर दें तो कितना मिल जाएगा? 8। इस प्रकार से चल रहा है। और इसमें 1 में अगर 2 का गुणा करा दें, 1 में 2 का गुणा करा दें 2 आएगा। आगे ध्यान से देखें, 2 का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद हम यहां पर 1 में 1 का गुणा, 2 का गुणा, अब इसके बाद यहां पर 3 का गुणा कराना पड़ेगा। कितने का? यहां पर हम 3 का गुणा करा देंगे 216, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3 का गुणा करा देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हम इसमें 3 का गुणा करा देंगे, 2 3 कितना आएगा? 6, 2 3 कितना आएगा? 6। तो ये किसका क्यूब है? ये 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये कितने का क्यूब हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद हम 6 में कितने का गुणा करा दें, 6 में हम कितने गुणा करा दें, तो 6 में 4 का, तो 6 चौको कितना हो जाएगा? 24। तो 6 में अगर 4 का गुणा करा देंगे तो कितना आएगा? 24। और 24 का क्यूब आपको निकालना है। 24 का क्यूब कितना होता है? 24 का क्यूब होगा 18,854 कि 13,824 होता है। तो 24 का जो क्यूब होगा वो 13,824 होगा। तो देखो यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर किया क्या गया है। एक बार मैं फिर से बताता हूं, शायद बाउंस कर गया होगा आप लोगों को कि कैसे सर आपने कर दिया, तो फिर से एक बार समझने का प्रयास करो आप लोग। यहां पर किया क्या गया, इतना सबको दिख रहा है? इतना सबको दिख रहा है? अब यहां से ध्यान से देखें, अगर यहां पर ध्यान से देखें तो 1 की अगर बात करें तो 1 का क्यूब है। ठीक है,
1 की अगर बात करें तो ये क्या है, ये 1 का क्यूब है, तो ये 1 का क्यूब है, ठीक है। अब यहां से हमको यहां पर जाना है, तो अगर हम 1 में 1 का गुणा करा दें, ठीक है, यहां पर हम क्या करा दें, 1 में अगर 1 का गुणा करा दें तो कितना आएगा 1, और फिर यहां से 1 का क्यूब होगा। आगे बढ़े तो यहां पर हम 2 का गुणा करा दें, तो 2 में 1 का गुणा कराएंगे तो 2 आएगा, तो किसका क्यूब होगा, 2 का। आगे बढ़े, अब यहां पर हम किसका गुणा करा दें, 3 का, 2 में 3 का गुणा कराएंगे तो 6, तो 6 का क्यूब होगा। आगे बढ़े तो अगर 6 में यहां पर 3 का, तो अब किसकी बारी, 4 की, अगर 6 में 4 का गुणा करा दें, 6 चौको 24, हमें 24 का क्यूब करना है, और 24 का क्यूब होता है 13, 824, तो 14 का जो आंसर आएगा वो तीसरे में जाएगा, ठीक है, 14 का तीसरा वाला। अब उम्मीद करता हूं कि अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। करा के एक निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रेक्स को TAGPNX लिखा जाता है और क्लच को इतना लिखा जाता है, तो व्हील्स को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलो बताओ भाई क्या है इसका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, परेशान नहीं होगा, आसानी से करेंगे तो आंसर आप लोगों को आसानी से यहां पर मिल पाएगा। एक एक करके आगे बढ़ते चलें आप लोग। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, अगर ध्यान से पकड़ेंगे तभी आप लोग वहां पर पहुंच पाएंगे, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो परेशानी का सामना कैसे करना पड़ सकता है। तो जैसे बी से आपको टी में जाना है, ए में जाना है और एक कम करना है, एक अक्षर छोड़कर। आर से आपको पी में आना है और 2 कम करना है, और ए से आपको यहां पर एक्स में आना है और यहां पर 3 कम करना है। तो 1 में 3 कम करेंगे तो आपको एक्स मिलेगा, ठीक है। एक एक छोड़ के हम जा रहे हैं, एक एक छोड़ के हम जा रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगर ध्यान से देखें, इतना तो हमने कर लिया, अब लास्ट वाले से कॉम्बिनेशन बना रहा है, किससे बना रहा है, लास्ट वाले से कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो लास्ट वाले से हमको लेकर चलना पड़ेगा, तभी हमको आंसर मिलेगा, है ना। तो यहां से देखें, एस से अगर टी में आएंगे तो +1 कर रहा है, और इसके बाद ई से अगर हम जी में आएंगे तो +2 कर रहा है, 5 2 7, और के से हम एन में आएंगे तो +3 कर रहा है, 11 3 14। तो यही काम हमको व्हील्स में अपनाना है। क्या करना है, व्हील्स में अपनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, W, तो W में हम क्या करेंगे, -1, फिर यहाँ -2 और फिर यहाँ -3। तो W में 1 घटाओगे तो कितना आएगा, V आएगा, है ना। 8 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा, J आएगा, और इसके बाद 5 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा, V आएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है। अब लास्ट वाले में क्या करना है, यहाँ पर +1 करना है। 19 और 1 कितना हो गया, 20, 12 और 2 कितना हो गया, 14, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 के लिए H आएगा। तो TVN, तो देखो TVN और JHB, तो TVN EHB आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हम लोगों ने, 5 3 8 ही तो होगा, HB ठीक है। तो 12 और 2 14, 19 और 1 20, 12 और 2 14, 5 और 3 8, TVN JHB। तो TVN JHB, TVN FHB। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है क्या, एक दो तीन, कहाँ गड़बड़ हुआ है, 5 में 3 घटाए 2, यहां पे गड़बड़ हुआ है। 8 में 2 घटाएंगे तो यहां पर F आएगा, J आएगा। TVN FHB, और TVN FHB कहा जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। क्यों, क्योंकि H में अगर 2 घटाएंगे तो यहां पर F आएगा, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन किससे बना था, इसका कॉम्बिनेशन इससे बना था, और इसका कॉम्बिनेशन इससे बना था, और इसका कॉम्बिनेशन इससे बना था। इस प्रकार से जो चीज हमने वहां पर कैच की है वही चीज हमको यहां पर क्या करना था, अप्लाई करना था, ठीक है। तो 15 का चौथा वाला आएगा, 15 के बाद चलेंगे 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आगे बढ़ने से पहले यहां आप लोग देख सकते हैं कि जो हिंदी की जो किताब है, और इसके बाद आरओ की जो किताब है, स्टैटिक जीके की जो किताब है, और पेट की जो किताब है, मतलब जो भी बुक्स अभी तक स्टडी 91 ने आप लोगों को प्रोवाइड किया है वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर है। इनमें से अगर किसी भी बुक के साथ आप जुड़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ जुड़कर पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा अगर डिटेल चाहिए होगा तो आप इस नंबर पर कॉल करिएगा और वहाँ से पूरी बुक के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी।
तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। करा के एक निश्चित कूट भाषा में मिलियन को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है उसी कूट भाषा में हिल्टन को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ लें और बताएं कि 16 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का, तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा तो मिलियन की बात कर रहा है, MILLION, मिलियन के रूप में उसी भाषा में कह रहा है कि हिल्टन को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखो यहां पर मिलियन की अगर बात करें तो MI को चेंज करके IM लिखा है, LL में परिवर्तन करेगा कुछ होगा नहीं, इसको OI कर दिया है और N में कोई परिवर्तन किया नहीं। इसी प्रकार से हम यहां भी करेंगे, इसको परिवर्तन करेंगे तो IH होगा दो को, इसको परिवर्तन करेंगे तो TL होगा, इसको परिवर्तन करेंगे तो NO होगा। तो IHTLNO, तो IHTLNO कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 16 का जो आंसर आएगा वो सेकंड में जाएगा, IHTLNO, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का तो दो अक्षरों में परिवर्तन, यही लास्ट अक्षर बच रहा था, तो इसमें परिवर्तन कहां से करेगा, कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको वहीं पर रखा हुआ है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बिल्डिंग को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है कि उसी कूट भाषा में स्काई स्क्रैपर को क्या लिखा जाएगा, स्काई स्क्रैपर को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ लें और बताएं कि 17 का आंसर क्या आएगा। बी की प्लेस वैल्यू 2 है, यू की प्लेस वैल्यू 21 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, एल की प्लेस वैल्यू 12 है, डी की 4 है, आई की 9 है, एन की 14 है और जी की 7। मतलब कुछ नहीं किया, जो अक्षरों की प्लेस वैल्यू है उसी को यहीं पर रख दिया है। तो वही काम आप यहां पे कर ले। तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी है 19, के की प्लेस वैल्यू 11 और वाई की प्लेस वैल्यू 25, तो गलत हो गया। 19, 11 और 25 ये भी ठीक है। इसके बाद यहां पर इसके बाद क्या आ गया, एस की प्लेस वैल्यू 19, सी की प्लेस वैल्यू कितनी 3, आर की प्लेस वैल्यू 18, तो ये भी गलत हो गया। 19, 11, 25, 19, 3, तो 19, 11, 25, 19, 3 ये सही है। आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, पी की प्लेस वैल्यू 16, ई की प्लेस वैल्यू 5 और आर की प्लेस वैल्यू 18, तो कहां मिल गया, ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा। और अगर आपने ऑप्शन नंबर तीसरा किया है तो 19, 11, 25, 19, 3, 18, 1, 16, 5 और 18, तो चौथा भी सही है। फिर इसमें अंतर ही नहीं कुछ किया गया। 19, 11, 25, 19, 3, 18, 1, 16, 5, 18, तो चौथा भी सही है, तीसरा भी है, चौथा भी सही है, क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। और जब परिवर्तन नहीं आ रहा तो हम क्या कर क्या सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए था 3 और 4 में, लेकिन उसने कुछ चेंज नहीं किया। 17 का जो आंसर तीसरा जो बच्चे दे रहे हैं उनका भी सही है और जो चौथा दे रहे हैं उनका भी सही है। 17 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। कह कि एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए इश्ता ने कहा कि उसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है, तो आदित्य का विराज से क्या संबंध है। यह है क्वेश्चन नंबर 18। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और आंसर बताइए इसका क्या आएगा। बताओ भाई। एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इश्ता ने कहा, आदित्य की तस्वीर की ओर इशारा करते इश्ता कहती है कि उसके पिता की पत्नी, किसके पिता की पत्नी, आदित्य के। तो मान लीजिए आदित्य के जो पिता की पत्नी है, आदित्य की माता होंगी, यही तो बोल रहा है। आदित्य के पिता की जो पत्नी है वो आदित्य की क्या होंगी, माता जी होंगी। बोलो होंगी कि नहीं होंगी। उसके पिता की पत्नी, तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए इश्ता ने कहा कि उसके पिता की पत्नी की बेटी, तो इसकी पत्नी की जो बेटी है, आदित्य के पिता की पत्नी की जो बेटी है तो आदित्य की बहन होगी। बेटी का एकमात्र भाई, तो बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है। तो उसने कहा है कि पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है, इसका मतलब आदित्य ही विराज का पिता है। आदित्य ही क्या है, विराज का पिता, एकमात्र भाई विराज का पिता है। आदित्य का विराज से क्या संबंध है, तो आदित्य विराज के क्या है, पिता। तो 18 का जो आंसर होगा वो पहले वाले में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 18 का पहला वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका निश्चित रूप से क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19। करा कि यदि ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए हैज बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए की बहन है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है बी ए का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ निश्चित रूप से यह है कि एस टी का भाई है। अगर एस टी का भाई है तो एस का पुरुष होना अनिवार्य है, और जिस भी ऑप्शन में एस पुरुष नहीं होगा वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। जिस भी ऑप्शन में, क्योंकि उसने कहा ना कि एस टी का भाई है, भाई तभी होगा जब पुरुष होगा। चलो देखते हैं किस भी ऑप्शन में। यहां पर प्रतिशत का मतलब क्या बोल रहा है, ए प्रतिशत बी का मतलब है कि बी ए का भाई है, तो टी भाई है किसका, एस का। तो एट द रेट को चेक करो आप। एट द रेट क्या बोल रहा है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है, तो बी ए की बहन है तो एस बहन है किसकी, आर की। तो अगर एस बहन है आर की तो महिला, उसने कहा कि पुरुष होना चाहिए, तो पहला वाला गलत हो गया। अब यहां पर इसको चेक करते हैं। एंड का मतलब ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, तो ए जो है, ए क्या है, बी का पति है, तो यहां पर क्यू पति है किसका, एस का। अगर क्यू पति है एस का तो एस यहां पर भी महिला हो गई, है ना। तो यहां पर एस क्या हो गई, महिला, तो यहां पर भी एस क्या होगी, महिला। इसका मतलब सेकेंड वाला भी सही नहीं होगा, एस को पुरुष होना चाहिए। अब एंड का मतलब देखो, एंड का मतलब क्या है। अब यहां पर एंड का एट द रेट का मतलब क्या है कि बी ए। प्रतिशत का मतलब देखो भाई, ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है, तो बी ए का भाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर उसने क्या बोला है कि ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि बी ए का क्या है, भाई है, तो बी ए का भाई है। एट द रेट का मतलब देखते हैं, बी ए की बहन है, इसका मतलब देखो भाई यहां एट द रेट है, तो बी ए की बहन, एट द रेट ए एट द रेट बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है, तो बी ए की बहन है तो एस क्या है, बहन है, इसका मतलब ये भी गलत हुआ। तीसरा, तो इसका मतलब जब तीन नहीं सही होंगे तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। बस इस प्रकार से हिट करा लो। हमें सिर्फ जेंडर ध्यान देना था, क्या करना था, जेंडर। तो यहां पर यहां भी महिला है, यहां भी महिला है, यहां भी महिला है, अगर तीन गलत चौथा अपने आप सही होगा। अब यहां पर देखो एस की बात कर लेते हैं, तो टी प्रतिशत, एस का मतलब देखो, प्रतिशत का मतलब ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है, तो यहां पर एस भाई है, एस भाई है तो एस क्या होगा, पुरुष, तो इसका मतलब होगा क्वेश्चन नंबर 19 का चौथा वाला। आप चाहें तो पूरा डायग्राम बना के चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका कई दिन से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो पहले ये देखो कि यहां पर उससे पूछ क्या रहा है। तो एस टी का भाई है तो एस का पुरुष होना अनिवार्य है, एस इसमें भी महिला है, एस यहां भी महिला है, एस यहां भी महिला है, तो महिला कभी भाई नहीं बनती है, तो यहां पर सिर्फ एस पुरुष है, तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। 19 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि 20 का सही आंसर क्या होगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20 का कहा कि मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां मेरी पत्नी है, तो तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध होगा। यह क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से पढ़िए और बताइए किसका आंसर क्या आएगा। बोलो भैया। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां मेरी पत्नी है। ध्यान से देखो, मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां मेरी पत्नी, किसकी मां, जो तस्वीर में है। अब तस्वीर में कौन है उसने कुछ नहीं बताया, तो तस्वीर वाले की जो मां है वो मोहन की पत्नी है, इसका मतलब मोहन उसका क्या होगा, पिता, है ना। मोहन तस्वीर वाले का पिता। तो तस्वीर में बनी महिला, तो जो तस्वीर में है, तस्वीर में कौन है, तस्वीर में महिला है, वो लास्ट में उसने बताया है। तो तस्वीर में जो बनी महिला है ये वाली, मोहन से क्या संबंध है, तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है, तो महिला मोहन की क्या होगी, पुत्री, और पुत्री कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में बेटी दिखा हुआ है। तो 20 का जो आंसर होगा वो 4 में जाएगा, बेटी। 20 का किस में जाएगा, 4 में बेटी। अगर आपने बेटी आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 के कहा कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न को उत्तर दें, तो इसको पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो y का h के साथ क्या रिलेशन जाएगा ये आपको बताना है, तो इसको पढ़ लें और बताएं कि y का h के साथ क्या रिलेशन जाएगा। तो चलिए अब तक क्वेश्चन को आप लोगों ने कर लिया होगा, तो यहां पर ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है, तो पी क्यू का पुत्र है तो एक्स पुत्र है किसका, एच का।
तो जो x है वो पुत्र है, और किसका पुत्र है? h का। ठीक, अब रुपए का मतलब देखेंगे, p रुपए q का अर्थ है कि p q की माँ है, तो ये p है, ये q है, तो h माँ है किसकी? d की। तो जो h है वो माँ है किसकी? d की, तो इसका मतलब ये माँ है d की, तो x और d आपस में भाई बहन या भाई भाई से संबंधित होंगे। अब डॉलर का मतलब है कि p q का पति है, तो p q का पति है, तो d पति है किसका? y का, तो d पति है किसका? y का, तो क्या हो जाएगी? पत्नी। ये क्या हो जाएगी? पत्नी। आगे बढ़ते हैं। अब डॉलर का मतलब क्या है कि p q का पति है, तो p q का पति है, ये तो हो ही गया था कि डी पति है वाई का, तो वाई का एच के साथ क्या संबंध है? तो वाई का एच के साथ क्या संबंध है? तो वाई एच की क्या होगी? पुत्र वधु, क्योंकि इसका पुत्र है, पुत्र की पत्नी होती है पुत्र वधु। तो वाई का एच के साथ क्या संबंध है? तो वाई का एच के साथ क्या संबंध है? तो वाई एच की क्या है? बहू, मतलब पुत्र वधु। तो 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में बहू जाएगा। ठीक है, बहू नीचे रखा हुआ है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ऑप्शन नंबर 4, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऑप्शन नंबर 4 में बहू लिखा हुआ है, तो 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं, तय करें कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न कह रहा है कि 5 मित्र सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में बैठे हैं, पंक्ति के बाईं छोर पर कौन बैठा है ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है, तो यहां से इसको बनाएं। पहले देखो क्या अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, अगर क्या ये अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, अगर दोनों पर्याप्त है तो ठीक है, नहीं पर्याप्त है दोनों को मिला के चेक करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, सी छोर के अंत में नहीं है, तो एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, तो 2 2 4 और 1 5 है। उसने कहा कि एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, ठीक है, और एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, सी छोर के अंत में नहीं है, तो इसका मतलब इधर कोई और हो सकता है। तो अब यहां पर 2 लोग बैठे, उसने कहा कि पंक्ति के बाएं छोर पर, तो बाएं छोर पर अभी क्लियर नहीं होगा, 1 2 3 4, तो यहां से क्लियर नहीं, तो प्रश्न का जो ये जो अकेला है, अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। जहां भी बोलेगा तीसरा वाला कथन, केवल कथन फट तत्व का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ये अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि एफ और डी बिल्कुल साथ साथ है। दूसरे वाला एफ और डी बिल्कुल क्या है? साथ साथ है, तो एफ और डी बिल्कुल साथ साथ है। जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो जी एफ के बाईं ओर दूसरा, तो 1 और 2, तो जी एफ के बाईं ओर दूसरा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। अब जरूरी नहीं है कि अगर प्रश्न को ध्यान से देखें तो एफ और डी बिल्कुल साथ साथ हैं, तो एक रास्ता हमारे पास ये भी हो सकता है कि अगर साथ साथ हैं तो डी को हम इधर भी बना सकते हैं और एफ को इधर भी बना सकते हैं। फिर उसने कहा कि जी एफ के बाईं ओर दूसरा, तो 1 2 3, फिर जी यहां पर भी आ जाएगा, तो 2 संभावना यहां भी बनेगी, तो ये भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो यहां पर केवल कथन सेकंड में के ही तत्व का प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो दोनों मिलाकर पर्याप्त नहीं है, तो ना ये पर्याप्त है और ना ही तीसरा पर्याप्त है, ना ही चौथा। अब दोनों को मिला के चेक कर लेते हैं। प्रश्न कहा है कि प्रश्न ने क्या बोला है कि एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, सी जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो एक व्यक्ति ई और सी के अंतिम छोर पर बैठा है, तो ई और सी के अंतिम छोर पर बैठा है। अब जरूरी है क्या कि ई और सी का डायग्राम यही जाएगा? मैं कहता हूं कि यहां पर अगर ध्यान से देखें तो मान लो ये ई है और एक व्यक्ति इनके बीच में बैठा है, मैं कहता हूं सी को इधर बैठा दें, ई को इधर बैठा दें, तो सी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं जाएगा। फिर आगे प्रश्न ने बोला है कि एफ और डी बिल्कुल साथ साथ हैं। प्रश्न बोला है कि एफ और डी बिल्कुल साथ साथ हैं, जी एफ के बाईं ओर दूसरा है, तो जो जी है वो एफ के बाईं ओर क्या है? दूसरा है, तो एफ और डी बिल्कुल साथ साथ है। तो मान लो एफ और डी बिल्कुल साथ साथ हैं, तो 1 2, तो जी एफ के बाईं ओर दूसरा, उसने कहा कि जी एफ के बाईं ओर दूसरा, तो 1 2 3, तो जी यहां पर आएगा, तो जी एफ के बाईं ओर दूसरा हो सकता है। इस प्रकार से हम इसको बैठा सकते हैं। अब यहां पर जब दोनों को मिलाएंगे तो उसने कहा है कि पंक्ति के बाईं छोर पर कौन बैठा है। जी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि पंक्ति के बाईं छोर पर कौन बैठा है, बस उसी को आपको निकालना है। तो जब दोनों को मिला देंगे तो पंक्ति के बाईं छोर पर कौन जाएगा? सी। तो मतलब पहले को जब दूसरे को मिलाते हैं तो उत्तर मिल जा रहा है, तो पंक्ति के बाईं छोर पर सी बैठा है, तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों तत्व मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये भी गलत हुआ क्योंकि वो पर्याप्त है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों के तत्व मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो 22 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाले में जाएगा। जब पहली इंफॉर्मेशन और दूसरी इंफॉर्मेशन को हमने मिला दिया तो तब उत्तर देने के लिए पर्याप्त हुआ, तो 22 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा? सेकंड वाले में जाएगा। 22 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 को दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि 23 का आंसर क्या आएगा। कथन कह रहा है कि सरकार ने निजी डॉक्टरों को उनकी फीस बढ़ाने की अनुमति दी है। अब सरकार ने ऐसा कहा है कि सरकार ने निजी डॉक्टरों को उनकी फीस बढ़ाने की अनुमति दी है। अगर सरकार ने ऐसा कहा है कि निजी डॉक्टरों को फीस बढ़ा दी जाए, तो इसका मतलब है सरकार के दिमाग में पहले से कुछ ना कुछ धारित होगा, पूर्व धारित होगा।
कह रहा है कि निजी डॉक्टरों को वित्तीय कठिनाइयां हैं, सरकारी डॉक्टर अपनी फीस में वृद्धि नहीं करते। तो बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 1 जाएगा, 2 जाएगा या फिर 3 जाएगा, आपको सोचना है क्या होगा इसका सही आंसर। सरकार ने निजी डॉक्टरों को उनकी फीस बढ़ाने की अनुमति दी है। निजी डॉक्टरों को वित्तीय कठिनाइयां हैं, अब वित्तीय कठिनाइयां हैं कि नहीं उसने ऐसा कुछ बताया नहीं है। सरकारी डॉक्टर अपनी फीस में वृद्धि नहीं करते, तो सरकारी डॉक्टर करते हैं कि नहीं करते इसका भी कोई संपर्क नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि यहां पर ना आपका पहला अंतर्निहित होगा ना ही दूसरा। तो कह रहा कि पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी अंतर्निहित नहीं है, तो बिल्कुल हम इसी के साथ जाएंगे। तो 23 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाले में जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। करा कि दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के सापेक्ष अक्षरों का चयन करें, इससे पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। यह क्वेश्चन नंबर 24, इसको ध्यान से देखें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो CEG का जो रिलेशन बन रहा है SVT के साथ, तो IKM का रिलेशन क्या बनेगा। तो बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। है क्वेश्चन छोटा सा लेकिन आपको परेशान कर सकता है। तो दोस्तों यहां पर एक चीज बता दें, जो यहां पर S है वो S की जगह X होगा। अब बनाओ इसका आंसर, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे और आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो S की जगह हमें क्या रखना है, S की जगह हमें X को रखना है। ठीक, S की जगह X को अब बनाएंगे तो C का अपोजिट X होगा, E का अपोजिट B होगा और G का अपोजिट T होगा। तो I का अपोजिट क्या होगा R, और K का अपोजिट क्या होगा P, और M का अपोजिट क्या होगा N। अब आंसर मिलेगा RPN। तो RPN देखो मिल रहा है, यहां पर मिस टाइप था वो समझ में आ गया। तो 24 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाले में जाएगा RPN। और अगर आपने 24 का सेकंड वाला RPN आंसर किया तो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि QRSTU विभिन्न लंबाइयों के 5 व्यक्ति हैं। तो चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताओ भैया क्या इसका आंसर है। Q लंबा है U से। प्रश्न ने कहा कि जो Q है वो U से क्या है, लंबा है। S नाटा है R से और सबसे नाटा नहीं है। प्रश्न ने कहा है कि जो S है वो R से क्या है, नाटा है। जो S है वो R से क्या है, नाटा है। और S सबसे नाटा नहीं, तो इसका मतलब S से पहले कोई होगा, S से पहले कोई होगा, बाद में होगा। S नाटा है R से और सबसे नाटा नहीं। T दूसरा सबसे नाटा है, तो जो T है वो दूसरा सबसे नाटा है। तो यह भी आपको ध्यान देना है। R लंबा है T से लेकिन नाटा है Q से। तो R जो है लंबा है T से लेकिन नाटा है Q से। तो R लंबा है T से लेकिन नाटा है, प्रश्न ने क्या बोला है कि R लंबा है T से, R लंबा है T से लेकिन नाटा है Q से। ये हो गया। अब दोबारा इसको बनाने का प्रयास करेंगे। Q लंबा है U से, तो Q लंबा है U से, तो ये हमने बना लिया। Q लंबा है U से, S नाटा है R से, तो S नाटा है R से। तो इसका मतलब है कि S जो है वो नाटा है किससे, R से। तो S को यहां बढ़ा लेंगे, S नाटा है R से और सबसे नाटा नहीं है। तो सबसे नाटा नहीं है तो इसका मतलब है सबसे नाटा कौन हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने बोला ना Q लंबा है U से, तो Q लंबा तो वैसे भी है U से। ठीक, T दूसरा सबसे नाटा है, तो अभी हमने प्रश्न को गलत कर दिया क्योंकि तीसरा सबसे नाटा हो गया। तो तीसरा सबसे नाटा हो गया। अभी हमने प्रश्न को क्या किया है, गलत किया है। T को हमें दूसरा सबसे नाटा बनाना है। S नाटा है R से, तो S नाटा है R से और सबसे नाटा नहीं है। T दूसरा सबसे नाटा है, तो T जो होगा वो दूसरा सबसे नाटा होगा। 2 4 और 1 5 व्यक्ति हैं। कितने लोग R से नाटे हैं और U से लंबे हैं। अब यहां पर प्रश्न क्या बोला है कि Q U से लंबा है, तो हमारे पास एक रास्ता ये है कि U को हम यहां पर ले आए, बन जाएगा बात। Q लंबा है U से, तो Q लंबा है U से। S नाटा है R से, तो S नाटा है R से और सबसे नाटा नहीं, ये भी ठीक है। T दूसरा सबसे नाटा है, ये भी ठीक है। R लंबा है T से, तो R लंबा है T से लेकिन नाटा है Q से, लेकिन नाटा है Q से। कितने लोग R से नाटे हैं,
तो कितने लोग आर से नाटे हैं? तो 1 2 3 लोग आर से नाटे हैं और यू से लंबे हैं, तो यू से लंबे तो ज्यादा लोग हैं भैया। तो कितने लोग आर से नाटे और यू से लंबे? तो इसी प्रकार से तो आर से नाटे 2 लोग और यू से नाटे 2 लोग। अगर आर और यू के बीच की बात करें तो ये का सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड वाला आंसर होगा। एक यही ऑप्शन बचता है। तो आर से कितने लोग उसने पूछा ना कितने लोग आर से नाटे और यू से लंबे, तो आर से नाटे 2 लोग और यू से लंबे 2 लोग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 25 का वो सेकेंड वाले में जाएगा। 25 का सेकेंड वाले में जाएगा। लैंग्वेज थोड़ा सा इसकी डिफरेंट थी, और जब प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए तो आप लोग एक रास्ता अपना सकते हैं, लैंग्वेज को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर लैंग्वेज को बार बार पढ़ेंगे तो आंसर आपको आसानी से क्या करता है, मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमने 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला को कंप्लीट किया है और उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे और एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मिलेंगे मंडे को, और मंडे को आपका होगा चैप्टर वाइज लेकर आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद 1 2 दिन चैप्टर वाइज चलेगा, फिर से हम लोग वापस मिक्स सीरीज में, मतलब मिक्स प्रैक्टिस सेट में वापस आएंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।